अब बिना देरी के मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सबसे पहले तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को और मध्य प्रदेश सरकार के सम्मानित उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार जी को। और आप लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि देखिए इन तालियों के बीच हमारे साथ मंच पर दो शख्सियत ऐसी मौजूद हैं जो शिक्षा को बेहतरी से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि इंदर सर जब मंच पर मौजूद हैं तो मोहित सिन्हा जी सर उनका स्वागत करें, पुष्पगुच्छ दें, क्योंकि ये वो दो शख्सियत हैं स्कूल शिक्षा को आगे लेकर चल रहे हैं, उच्च शिक्षा को लेकर आगे चल रहे हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी वाइस चांसलर ऑफ VIT भोपाल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सतीश कुमार मोड़ जी आए और इंदर परमार जी का स्वागत करें, उनको शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करने का आग्रह करूंगी। आए जोरदार तालियां, आप लोगों की तालियां नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि ये तालियां बता रही हैं कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। हमारे मंच पर इस वक्त दोनों शख्सियत हैं जो कि प्रदेश में शिक्षा को लेकर बेहतरीन नवाचार करे जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इंदर सिंह परमार जी की, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री हैं, जो कि शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के निर्वाचित विधायक संघ के प्रखर कार्यकर्ता और छात्र राजनीति से उभरे नेता, जो आज प्रदेश में हर जो स्तर पे शिक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि प्रदेश का युवा कैसे आगे बढ़े, अपने भविष्य को सुधारे, स्कूल शिक्षा से ही सुनिश्चित हो पाता है, जो कि मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। और अब उच्च शिक्षा के लेकर हम बात करें तो बेहतरी की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं चाहूँगी सर मंच पर बने रहें। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर वीना सत्या, PhD बॉटनी एंड प्रिंसिपल, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बड़वानी। जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत। डॉक्टर वीना सत्या और स्टूडेंट्स को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे दिशा निर्देश दिया जाए, ये सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी होता है। और वो सुनिश्चित होता है स्कूल से, आपके कॉलेजेस से। कॉलेजेस में क्या क्या आपको बताया जा रहा है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। शुक्रिया मैम। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर के द्विवेदी, डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। जोरदार तालियां, आप लोगों की तालियां ये बता रही हैं कि आप लोग तो उत्साहित हैं ही। जो मंच पर हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो कितनी तेज़ी से विकास कर रहे हैं, उस विकास की राह कितनी तेज़ी से आगे बनती जा रही है। और शुक्रिया सर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा जी, डीन अकेडमिक्स, IAS पब्लिक स्कूल भोपाल एंड सीहोर। जोरदार तालियों के बीच, क्योंकि मंच पर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही जो बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। और अब मैं चाहूंगी कि साथ ही अब मोमेंटो की बारी है तो राव उदय प्रताप सर हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, साथ ही इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। और मोहित सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मोमेंटो दें उनको। और ये जो तस्वीरें हैं बेहद खास हैं। एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव, और इस कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए जो हस्तियां मंच पर मौजूद हैं, आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच दोनों ही ऐसे नेता जो प्रखर हैं, मुखर हैं, प्रदेश में विकास को लेकर अग्रसर हैं। क्योंकि जब बात आती है स्कूल शिक्षा की तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या नवाचार किए जाए। बहुत शुक्रिया मोहित सर। और शुक्रिया मंत्री जी।
उच्च शिक्षा को लेकर हम बात करें कि क्या हो रहा है प्रदेश में नवाचार के रूप में। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल। जब बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाते हैं तो अपने हुनर को तराशते हैं, लेकिन तराशने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों का साथ भी तो चाहिए, और इसी की जिम्मेदारी मंत्री जी निभाते हैं। मंत्री जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। धन्यवाद। मंत्री जी, हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि इसका शोर तो पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसका जिक्र कर चुके हैं, एक शुरुआत भी होने जा रही है। दक्षिणी राज्यों में तो बाकायदा एक विभाग ही बन गया इसके लिए। जब उच्च शिक्षा को उच्चतम स्तर पर लेके जाना है तो एआई आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में क्या भूमिका निभा सकता है? देखिए, एआई की आज के समय के अनुसार आवश्यकता है, और इसलिए हमने भी उसी प्रकार से सिलेबस में अपना परिवर्तन किया है। इसलिए हमारे जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है जिला केंद्र के, उन सब में एआई की पढ़ाई हमने गत वर्ष से प्रारंभ करा दी है। टेक्निकल एजुकेशन में तो वो है ही, लेकिन हायर एजुकेशन में भी हमने एआई का सिलेबस देना और जितनी आवश्यकता उस हिसाब से उसकी तैयारी के साथ कोर्स में सम्मिलित किया है। करें उच्च शिक्षा के विकास को लेकर, क्योंकि प्रदेश में हमने देखा जब आप स्कूल शिक्षा विभाग संभालते थे तब भी बहुत तेज़ी से काम किया गया, और आज अगर हम उच्च शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं तो शिक्षा हब बनाने के लिए प्रमुख पहलुओं की बात करें, फोकस्ड पॉइंट्स की बात करें, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे, वो पहलू क्या रहेंगे जिन पर तेज़ी से और काम हो रहा है और विचार किया जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है, बहुत स्पष्ट करा है। एक तो शिक्षा भारतीय दर्शन के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, यानी जिसके भारतीयता से संबंध होना चाहिए। दूसरा, रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने का जो उपक्रम है वो इसी से आगे बढ़ेगा। परीक्षा प्रणाली पारदर्शितापूर्ण होना चाहिए। वैल्यूएशन में बहुत पारदर्शिता हो, ताकि बच्चों को पूरे सिस्टम पर विश्वास बना रहे विद्यार्थियों को, और इसके लिए अमूलचूल परिवर्तन करने का जो काम है, इसलिए सबसे पहला काम ये हुआ है कि भाई हमने समय पर प्रवेश, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम, यानी प्रवेश समय पर हो जाएगा तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी, समय पर परीक्षा हो जाएगी और समय पर हम परिणाम दे सकेंगे। और समय पर परिणाम दे सकें, इसके लिए हमने डिजिटल वैल्यूएशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी विश्वविद्यालय इसी वर्ष से हो जाएंगे, कुछ अभी पार्ट में कुछ कर रहे हैं। अगले साल से सभी 100% विश्वविद्यालय हमारे डिजिटल वैल्यूएशन पर आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक होगा। मंत्री जी, आपने डिजिटल एवोल्यूशन की बात की, तो फिर जिक्र उसका भी होना चाहिए कि अभी कुछ ही महीने पहले आपने कई बातें कही थी किस तरह से स्किल्ड बच्चों के बढ़ाए जाएं, क्योंकि कॉलेज में निकलने के बाद उनके जो प्रोफेशनल हुनर है, जब वो फील्ड में जाते हैं, क्या उन्हें वो वैल्यू मिल रही है, किस तरह से वो स्किल्ड हो पा रहे हैं, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कॉलेजों में विषय चलाना, सिलेबस में जोड़ना एक हिस्सा है, लेकिन हमारे जो औद्योगिक जगत के लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, यानी एक प्रकार से इंडस्ट्री हमारे कैंपस में अपने एक्सीलेंस सेंटर खोले, प्रारंभ करें, ताकि जो कुछ हमारे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और उनको जिस उद्योग जगत में, जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्री को जैसे लोगों की आवश्यकता है, वैसा और उनको उसमें हम जोड़ सकें, ताकि तैयार लोग सीधे सीधे बाद में उनका ट्रेनिंग कराने की बजाय सीधे सीधे कॉलेज से ही हमारी इंडस्ट्री को योग्य हुनर वाले स्किल्ड लोग मिल जाए। ये हमारा पूरा प्रयास है, और पूरे सिलेबस में भी और पूरे पाठ्यक्रम पर भी इस पर बहुत फोकस किया गया है। इसलिए हम समय समय पर इंडस्ट्री के लोगों को बुलाना, संवाद करना, और जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें तो बहुत हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने कई जगह पर अपने एक्सीलेंस सेंटर स्थापित कर दिए। यानी प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत जगह है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी वो आ रहे हैं, हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजों को आधार बना रहे हैं, ताकि उनको जब उनका आवश्यकता पड़े तो अच्छे लोग, तैयार लोग उनको मिल जाए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है।
बिल्कुल। और अगर हम बात करें उच्च शिक्षा को लेकर, क्योंकि कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, विकास को लेकर बात कर लेते हैं, छात्रों को आकर्षित करने के लिए वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। लेबोरेटरीज़ की बात करें, कैंपस की बात करें, क्या क्या विकास हो रहे हैं? देखिए, कॉलेजों को सर्व सुविधा युक्त बनाना, बिल्डिंग भी अच्छी होना चाहिए, खेल का मैदान भी अच्छा होना चाहिए, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासें, इस सब पर हमने बहुत इन 2-2.5 साल में बहुत काम किया है। और हम लगभग स्मार्ट क्लास 100% कॉलेजों तक हम बना चुके हैं। अब तो हम कंप्यूटर लैबों को स्थापित करने जा रहे हैं धीरे धीरे करके सभी कॉलेजों तक, ताकि भविष्य का विद्यार्थी और अपने को ऐसा नहीं माने कि मैं अभाव में पढ़ा हूँ, या प्राइवेट सेक्टर में या किसी विशेष विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में ये सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। हम सब, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे गरीब आते हैं, इसलिए उन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे संसाधन देने की आवश्यकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ फैसलों पर मैं बात करना चाहूँगा जो हाल ही में लिए गए हैं। अप्रेंटिसशिप बोर्ड के साथ समझौता, मध्य प्रदेश में इस खबर ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। क्या है एक्शन प्लान? क्योंकि मई में अब एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है, बच्चों की नज़र होगी इस फैसले पर, क्योंकि जब वो कॉलेज से निकलेंगे उन्हें क्या मिल सकता है, इस बोर्ड के ज़रिए जुड़ने से क्या उनकी ज़िंदगी बदलाव आएगा। प्लीज़ इस पर रोशनी डालिए ताकि बच्चों तक वो संदेश जाए जो एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत डिग्री देने का, डिप्लोमा देने का लंबे समय से क्रम चलता रहा है, लेकिन बच्चों को कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिलता है जिससे उनको रोज़गार का अवसर मिल जाए। और इसलिए एक रोज़गार का एक जगह अवसर, सारी जानकारी देना, इसलिए इस प्लेटफार्म की आवश्यकता पड़ी है। हम कोशिश करेंगे कि 100% बच्चे जो जिसमें योग्य है, जिसके पास जो योग्यता है, जैसे उसने अध्ययन किया है, उस प्रकार से उसको काम मिलता जाए, या उसको आगे क्या करना है वैसा उसको एक प्रकार का मार्गदर्शन मिलता जाए, तो अपना आगे का कदम सोच विचार कर करे, ताकि उसको जीविका का जो साधन है वो आसानी से उपलब्ध हो सके और उसके लिए वो पर्याप्त परिश्रम और मेहनत के साथ में अपने आप को स्थापित कर सकें। अच्छा, यहाँ पर हम शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बात करते हैं तो छात्रों के विकास पर क्या क्या योजनाएं लाई जा रही हैं, क्योंकि लगातार नवाचार किए जाते हैं, उनके बेहतरी के लिए हर वो कदम उठाया जाता है कि छात्रों को बाहर ना जाना पड़े, प्रदेश में ही उन्हें सब कुछ मिल जाए, चाहे वो शिक्षा की बात हो चाहे रोजगार की बात हो। तो क्या क्या योजनाएं लाने जा रहे हैं और किन पर काम चल रहा है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक जगह का उदाहरण देता हूँ मैं। पीथमपुर हमारा बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पर एक आईटी की कंपनी ने अपना काम प्रारंभ किया। जब उन्होंने इंटरव्यू निकाला तो 600 में से 400 बच्चे प्रदेश के बाहर के थे। तब मैं एक परिवार में वहाँ गया तो मुझे एक छोटा बच्चा जो काम करता है, मतलब मैं बहुत समय से जाता हूँ, 40 साल से उस घर में, उनका पोता था। उसने, अंकल बोले, हमारी कंपनी में 400 लोग बाहर के आए हैं। तब से हमने सोचा कि भाई हमको अपने कॉलेजों को, अपनी शिक्षा को आसपास की जो आवश्यकता है उसके अनुसार देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमको सीमेंट उद्योग हो सकता है तो सीमेंट प्रौद्योगिकी हो सकती है, माइनिंग का काम हो सकता है तो माइनिंग प्रौद्योगिकी हो सकती है। अभी हमने एक नया और शुरू किया है कि भाई मध्य प्रदेश में हमारे बहुत धार्मिक केंद्र स्थान हैं। महाकाल लोग कह लो, उज्जैन को तो, ओंकारेश्वर को कह दो तो, ओरछा को कह दो तो दतिया में माता जी का स्थान है। ऐसे हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, उन धार्मिक स्थानों पर खूब श्रद्धालु आते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि अनकंट्रोल स्थिति बनेगी, लेकिन उसका हमारी शिक्षा में कोई, उसके मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था। इसलिए हमने हमारे जो सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय है, इस वर्ष से हम टेम्पल मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं, ताकि भविष्य में जो श्रद्धालु आए वो अच्छे व्यवहार के साथ आए और अच्छे व्यवहार के साथ जाए। वो तो श्रद्धा से आता है, लेकिन यदि मंदिर में आए हैं, वहाँ की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर गए हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम उसको भी योग्य लोग तैयार करने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है, दूसरा प्रदेश मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो और भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार के पाठ्यक्रम को, सिलेबस को हम करेंगे और उसी से हम जितने भी रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम हम तैयार बना लेंगे, उसके आधार पर लोगों को काम मिलेगा। लेकिन ये भी अब संभव नहीं है कि मध्य प्रदेश का केवल मध्य प्रदेश में ही रहे,
कर्नाटक का केवल कर्नाटक में रहे, ये क्रम तो देश में चलता रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों की युवाओं की रुचि भी रहती है कि हमको दूसरे राज्य में जाकर काम करना, वहाँ के विद्यार्थी भी यहाँ थे, वहाँ के युवा भी यहाँ थे। इसलिए हम कभी एकांगी नहीं हो सकते हैं देश में, हम सबके साथ सारे देश को एक मानते हुए देश में उसको रोजगार के अवसर मिले, इस प्रकार का। अगर चॉइस से जाना हो तो जाए, मजबूरी में ना जाए। बिल्कुल, चॉइस यदि उसकी तो जाना चाहिए, उसमें कोई नहीं है, नहीं तो कल से कहेंगे भाई हम कैसे हैं। तो वहाँ की आवश्यकता है, जैसे मैं बताता हूँ कि जापान के बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं कि भाई आपके लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हमको नर्सिंग के अन्य अन्य ऐसे बहुत लोग ज़रूरत है, तो आप लैंग्वेज प्रॉब्लम हल होगी तो हमारे साथ सांस्कृतिक संबंध है भारत और जापान के, तो यहाँ से हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो वो आएंगे देश, जिनको रुचि होगी उनको हम वो भाषा सिखाएंगे यहाँ, और वो लोग यहाँ से लेकर जाएंगे, उनको कैंपस से लेकर जाना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात है। दुनिया में भी जाते हैं तो कोई उसमें बुरा नहीं है। मंत्री जी, एक दर्शक का सवाल है। सवाल यह है कि एक पिता ये जानना चाहते हैं कि जब अपने बच्चे का एडमिशन वो गवर्नमेंट कॉलेज में करा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, बदलते वक्त के साथ परिस्थिति, क्या मध्य प्रदेश के ये कॉलेजेस समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं? ये एक पिता का सवाल है। निश्चित रूप से समय के साथ हमारे कॉलेज अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, और हम अच्छे संसाधनों के साथ उनको ठीक कर रहे हैं। एकेडमिक विषय एक है ही, लेकिन साथ में व्यवस्थात्मक विषय भी है, जहाँ पर फर्नीचर अच्छा नहीं होगा, बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, स्मार्ट क्लासें नहीं होगी, लैब लाइब्रेरी नहीं होगी, खेल का मैदान अच्छा नहीं होगा, वहाँ निश्चित रूप से लोगों का रुझान कम होता है। हर रुचि का विद्यार्थी आता है, किसी को लगता है कि मुझे तो खेल में आगे बढ़ना, तो उसको अच्छा खेल का मैदान भी चाहिए। इसलिए और जो सिलेबस में है उतनी लाइब्रेरी की आवश्यकता है, तो अच्छी समृद्ध लाइब्रेरी की हमारे देश की परंपरा रही है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी, विश्व के लोग वहाँ पर अध्ययन करने आते थे, और ऐसे और भी केंद्र हमारे देश में थे। इस प्रकार की समृद्ध लाइब्रेरियाँ बनना चाहिए, तो हमारे सब कॉलेजों की लाइब्रेरियों को हम समृद्ध बना रहे हैं, ताकि उनको संदर्भ पुस्तकें मिल जाए, बुकें मिल जाए, और अन्य विषय की पुस्तकें भी उनको उपलब्ध हो जाए। हम धीरे धीरे कर कर उन सब लाइब्रेरियों को ई लाइब्रेरी के रूप में भी कन्वर्ट करने पर काम चल रहा है। अच्छा मंत्री जी, अब आयुष शिक्षा को लेकर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को अग्रणी रखने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश भर में आयुर्वेद को बहुत तेज गति के साथ बढ़ाने के लिए काम प्रारंभ किया, और आप देखोगे तो कि 2023 तक हमारे पास 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, एक यूनानी था, एक होम्योपैथी था। इन 2 साल में हमने 8 कॉलेज नए स्वीकृत करा लिए हैं भारत सरकार से, और 1 कॉलेज और अभी पाइपलाइन में जो भी हो जाएगा, यानी जिसमें से 8 भारत सरकार पैसा देगी और 1 का मध्य प्रदेश सरकार देगी। एक प्रकार से इन 2-2.5 साल में हम पहले की बराबर संख्या में नए कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं। लेकिन कॉलेज के साथ साथ हम उनको रिसर्च बेस कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च आयुर्वेद में कम है और ये कमी सबको दिखती है। इसलिए देश दुनिया में जिन लोगों ने रिसर्च किया, कई लोगों ने हमसे ज़्यादा आयुर्वेद पर दूसरे देशों में भी काम हो रहा है। हमारे यहाँ भी कई प्राइवेट सेक्टर में, जैसे बाबा रामदेव जी का पतंजलि जो संस्थान है, वो बहुत रिसर्च, वहाँ बहुत बड़ा उनका सेंटर है, 150 इंजीनियर उनके वैज्ञानिक उनके यहाँ काम करते हैं, और उनका बहुत अच्छा रिसर्च सेंटर है। हमने हमारे कॉलेजों के साथ उनका भी एमओयू किया है। यानी रिसर्च के आधार पर हम आयुर्वेद को फिर से जनमानस में एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि हमको स्वस्थ रहना है तो योग और आयुर्वेद को अपनाएंगे तो बीमार ही नहीं होंगे। क्योंकि हम बीमार होने के बाद की बात नहीं करेंगे, हम बीमार नहीं हो, समाज में कोई स्वस्थ भारत रहे, उसके लिए आयुष और आयुर्वेद का वो है, उसी आधार पर हम सारा काम कर रहे हैं। इसलिए हमने वेलनेस सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं। विशेष करके जो हमारे धार्मिक या वैसे टूरिज्म के स्थान हैं, उन पर हम एक अच्छा वेलनेस सेंटर डेवलप कर रहे हैं, ताकि बाहर के लोग भी आए और सब प्रकार के लोग आए तो वहाँ 1-2 दिन रह करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए पंचकर्म जैसे वो वहाँ करा सकते हैं। ये सारा स्थापित करने का काम बहुत तेज़ गति के साथ हो रहा है। सिकल सेल पर हम मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे राज्यपाल महोदय का बहुत आग्रह है कि ट्राइबल क्षेत्र में जो सिकल सेल जैसी बहुत भयंकर, उसमें एलोपैथी से चल रहा है, लेकिन हमने अभी आयुर्वेद को भी वहाँ उतारा, और जब हमने प्रयोग किया तो काफ़ी सफल
उसके परिणाम आ रहे हैं। आने वाले समय में अब संपूर्ण ट्राइबल क्षेत्र में जहाँ सिकल सेल की बीमारी बहुत बड़ी मात्रा में है लोगों को, उसको हम कंट्रोल करने के लिए आयुष विभाग का पूरा उपयोग, पूरा फोकस में करने जा रहे हैं। मंत्री जी, अब मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश अपील की, जिसका असर जगह जगह देखने को मिला भी। मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल डीजल को लेकर। तस्वीरें सामने आई थी, आप भी दमोह ट्रेन से गए थे। जनप्रतिनिधि अपने अपने तरीके से इस पर अमल कर रहे हैं। कहीं पर इसे सकारात्मक तौर पर भी देखा जा रहा है, कहीं पर यह कहा जा रहा है कि ये बस एक पॉलिटिकल तस्वीर है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक पुराना उदाहरण देता हूँ। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो हम युद्ध तो जीते ही, पूरी तरह से पराजित किया, लेकिन उसी समय खाद्यान्न का संकट आ गया। तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसानों को प्रेरित किया कि उत्पादन बढ़ाओ ताकि हम हमारे लोगों को अनाज दे सके, भरपेट भोजन, भारत के अनाज से हम अपने लोगों का पेट भर सकें। अपील की उन्होंने, लेकिन आम जनता से भी एक अपील की थी, और आम जनता से जो अपील की थी वो बहुत व्यापक थी। उन्होंने कहा सप्ताह में एक दिन हर व्यक्ति उपवास करे। तो मुझे जानकारी है कि करोड़ों लोगों ने उस समय उपवास किया था, और उस समय लाल बहादुर शास्त्री किसी दूसरे देश के पास जाकर के अनाज मांगना पड़े या थोड़ा बहुत भी समझौता करना पड़े, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। अपने देश की जनता के विश्वास को पैदा करके देश की जनता से परिणाम तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया था। वही काम बगैर कानून बनाए, वही काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बगैर नियम बनाए, बगैर कानून बनाए देश की जनता से अपील की है। उन्होंने पहले भी अपील की है, जब गैस के कनेक्शन के लिए सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया, लाखों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी है। इसलिए ईमानदारी से जो प्रयास होता है समाज में, उसका लोग, समाज के लोग पालन करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी देश के साथ बगैर सम्मान के हम कोई समझौता व्यापार भी नहीं करना चाहते हैं। हम व्यापार भी करेंगे तो सम्मान के साथ करेंगे, और इसलिए हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए यदि कमी है तो हमारे देश के लोग थोड़ा उसका कम उपयोग करें, और उस ऐसा प्रयास कि उसके आधार पर हम सम्मानजनक समझौते दुनिया के देशों के कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं समझता हूँ उन्होंने जो संकल्प दोहराया था उसी के आधार पर उन्होंने देश नहीं झुकने दूंगा, देश की जनता के साथ अपील की है, और मैं समझता हूँ देश की जनता पर्याप्त उनको समर्थन कर रही है, और उन्होंने जो कहा है उसको सरकार स्तर पर भी और व्यक्तिगत रूप से समाज जीवन में भी लोग पालन करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन भी मिल रहा है, और इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है प्रतिनिधियों को भी जाता है। जब प्रतिनिधि खुद आगे बढ़ते हैं तो उनको फॉलो किया जाता है। देखिए, अभी हमारे परिवहन मंत्री के नाते कुछ चीज़ें हमारे उदय प्रताप सिंह जी बोल रहे थे। सारे समाज को, मीडिया जगत सहित कुछ चीज़ों के नैरेटिव बनाने पड़ेंगे। जैसे सीट बेल्ट लगाए, जैसे बता रहे थे हेलमेट का, मेरा वाहन कहाँ खड़ा है उससे दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही है। ये स्वयं को एक अनुशासन का, एक अनुशासित नागरिक बनाने का जो उपक्रम है, उसको शिक्षा से एक संस्कार के रूप में स्थापित करने का काम करना पड़ता है। और क्योंकि हमारे यहाँ आदत नहीं है लोगों के भी, यदि हम ज़्यादा नियम से चलेंगे तो लोग कई प्रकार के ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि जिनको करना है उनको निरंतर करते रहना है, ताकि समाज में व्यापक बदलाव आए और लोगों को लगने लगे, ये होने लगे एहसास कि मेरे कारण दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्म अनुशासन का जो भाव है वो ज़रूरी है, और लोग इसीलिए आज भी बहुत जनप्रतिनिधि हमारे अपना उसका पालन कर रहे हैं, हमारे अधिकारी लोग भी पालन कर रहे हैं। सरकार में भी हमने खर्चों की कटौती करने का काम किया है, और इसलिए लगातार चल रहा है आगे। और मैं समझता हूँ कि हम 2-3 सालों में इसमें बहुत सकारात्मक परिणाम के साथ, विशेषकर से हम एनर्जी को लेकर के, क्योंकि गैस भी और तेल भी, लेकिन हमने विकल्प के रूप में चुना है। आज हमको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कॉन्सेप्ट दे करके सौर ऊर्जा से हम अपने देश की ऊर्जा का समाधान करें। लेकिन अभी स्टोरेज करने की कोई व्यवस्था नहीं। दिन के समय हमारे पास पर्याप्त बिजली है, लेकिन रात के समय, क्योंकि इस समय बहुत बिजली की खपत है, इसलिए आज भी कमी आती है। लेकिन आगे जा कर के मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद ये समाधान हो जाएगा कि हम
हमारी जो सूर्य की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसको हम स्टोरेज कर सकें और रात को भी हम लोगों को पर्याप्त बिजली दे सकें। ऐसा प्रयास सरकार की ओर से बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। मैं समझता हूँ जल्दी देश अपने मुकाम पर पहुंचेगा। और इस बीच आप सभी की जोरदार तालियां भी चाहूंगी, क्योंकि न सिर्फ जनप्रतिनिधि बल्कि अधिकारी और हम जैसे लोग भी उस अपील को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मध्य प्रदेश को लगातार आगे ले जाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका दूरदर्शी विजन क्या है? देखिए, शिक्षा मनुष्य निर्माण करने की एक प्रकार की फैक्ट्री है। सबसे पहला काम तो श्रेष्ठ नागरिक बने। दूसरा उसका काम है शिक्षा का कि उसमें योग्यता अर्जित हो, और इसलिए कोई डॉक्टर भी बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, कोई किसान भी बनेगा, कोई उद्योगपति भी बनेगा, कोई मीडिया में भी जाएगा। ये अपनी अपनी रुचि से लोग जाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन सब में कॉमन बात एक होना चाहिए, देश के प्रति, समाज के प्रति संवेदनशीलता। एक नागरिक के कर्तव्य उसमें आना चाहिए। कहीं भी वो काम करेगा, ईमानदारी से काम कर रहा है क्या, प्रामाणिकता से काम कर रहा है क्या, ये सारी चीज़ें जो एक मनुष्य के नागरिक के गुण होना चाहिए, उन गुणों का भी विकास शिक्षा से होना चाहिए, जिस पर मैं समझता हूँ कि NEP 2020 से हम तेज गति के साथ इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने भारत की शिक्षा, मैंने पहले उल्लेख किया था कि अभी तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें कई बार भारत का दर्शन नहीं दिखता था। पहली बार भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीयता का समय वेस्ट करने का हमने जो प्रयास किया है, आगे चल करके हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लोग भारतीयता पर भी गर्व करेंगे। ये कहने का अवसर अब विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा कि सर क्या करें, उस देश में ऐसी व्यवस्था है, उस देश में ऐसे, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यानी लोगों को ये हिम्मत हो जाती है कि हम जिस धरती पर पैदा हुए हैं, जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, उसकी भी बुराई करने का साहस कर लेते हैं। शायद उनको ऐसा परिवेश मिला होगा, हम उस परिवेश को भी बदलने की कोशिश करेंगे। लोगों में विश्वास पैदा हो कि नहीं, हमारी धरती पे भी अच्छी शिक्षा है, अपने को अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। ये श्रेष्ठ भाव का जागरण करने का आवश्यकता है, वो शिक्षा के माध्यम से हो रहा है। एक विषय और मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने पिछली बार भी बोला है, देश में कई प्रकार के लोग काम करते हैं। सामान्यतः थोड़ा अवसर मिलता है तो देश के खिलाफ कुछ वातावरण, नैरेटिव बढ़ने की कोशिश करते हैं। भाषा को लेकर होगा, क्षेत्रवाद को लेकर होगा। मध्य प्रदेश क्योंकि देश का हृदय प्रदेश है, और इसलिए हमने भाषाओं को लेकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है, और आगे जाकर के एक देश की एकात्मता के लिए बड़ा संदेश जाएगा। हम हमारे बच्चों को क्रेडिट के रूप से के साथ जोड़ करके मलयालम से लेकर के, तेलुगु से लेकर तमिल, कन्नड़, असमिया, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, ऐसी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उन भारतीय भाषाओं को हम मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को आगे कर रहे हैं। अतिरिक्त उनको क्रेडिट देंगे, ताकि यदि किसी को कर्नाटक जाना है तो वहाँ जाकर के वो कन्नड़ में बात कर सके, यदि किसी को तमिलनाडु में जाना है तो तमिल में बात कर सके। जिस प्रकार से तमिलनाडु का व्यक्ति यहाँ आता है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी भी बोलता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है उनका भाव। ऐसा हम हिंदी भाषी लोगों को भी वहाँ के साथ कनेक्ट करना, ताकि जो लोग ये चाहते हैं कि हम भाषा के आधार पर देश में झगड़े फसाद पैदा कर दें, जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर देश को हम टुकड़ों में बांट दें, ऐसी बहुत बड़े लोग इस देश में दुर्भाग्य से काम करते हैं। उनको जवाब देने का काम मध्य प्रदेश का शिक्षा क्षेत्र तैयार हो रहा है। बहुत शुक्रिया, और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि इसी तेजी से आप विकास करते रहें प्रदेश का। शुक्रिया सर इन सवालों के जवाब बेबाकी से देने के लिए। इसीलिए इंदर सिंह परमार कहे जाते हैं प्रखर मुखर नेता, और इन तमाम सवालों के जवाब दिए। उम्मीद ये है कि दर्शकों के जहन में जो सवाल थे कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ और होने जा रहा है, वो जवाब आप तक पहुंचे होंगे। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल, और मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर बने रहिए, और जिस तरह से उच्च शिक्षा की उच्चतम स्तर तक लगातार विकास हो रहा है और कई बच्चों की जिंदगी बदल रही हैं, उसके लिए एक बार फिर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर ZMPCG के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। अब बारी है सम्मान की वो घड़ी जिससे रिश्ते और मजबूत होते हैं और आने वाली जिंदगी में कुछ और बड़ा करने की प्रेरणा मिलती है।
सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा मैं प्रोफेसर सतीश कुमार को। आप वाइस चांसलर हैं VIT भोपाल यूनिवर्सिटी के। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जब हम एक दिशा पकड़ते हैं और ऐसे मंच पर सम्मान मिलता है तो जीवन में कुछ और बड़ा करने की प्रेरणा मिलती है। यस वी कैन। अब मैं बुलाना चाहूंगा शिवानी अग्रवाल जी को। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेज ग्रुप की। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। फेलिसिटेशन सेरेमनी के ये वो क्षण हैं जिससे आप रूबरू हो रहे हैं और यकीन मानिए आने वाले टाइम में आप सभी जो काम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में और बेहतरीन करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर इंजीनियर BS यादव जी को। आप फाउंडर चांसलर हैं IES यूनिवर्सिटी भोपाल के। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर डॉक्टर विजय सिंह जी को। आप वाइस चांसलर हैं स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। फेलिसिटेशन सेरेमनी ये एक तस्वीर है जो यादों में कैद होकर रहेगी और यकीनन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर डॉक्टर गोविंद भार्गव को। आप हैं वाइस चांसलर JNCT प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। आइए मंच पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर रवि प्रकाश दुबे जी का। आप हैं वाइस चांसलर रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के। प्लीज सर, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सैयद शफीक उद्दीन को। आप रजिस्ट्रार हैं टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिरोट से। प्लीज सर, आइए मंच पर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर मिस्टर गिरीश त्रिपाठी जी को। आप हैं प्रो वाइस चांसलर आर्यव्रत यूनिवर्सिटी सीहोर। प्लीज सर, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये जिंदगी में जो एक मंत्र आप दे रहे हैं, इन तस्वीरों को अपनी यादों में कैद कर लीजिए। आगे और बड़ा कुछ करना है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर डॉक्टर वीना सत्या जी को। आप PhD बोटैनी एंड प्रिंसिपल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बड़वानी। आइए मंच पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कदम दर कदम आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस आगे सफलता की ओर देखना है। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।